आज का टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं एडवांटेज या फिर मेरिट किसका, डेमोक्रेसी का। लेकिन पिछले वाले क्लास में हमने उसके ड्रॉबैक को देखा था, या फिर आप डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं या फिर डीमेरिट भी कह सकते हैं। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दे के समझाया गया आपके बुक में। वो एग्जाम्पल दिया गया है चाइना का। थोड़ा सा देखिए क्या लिखा हुआ है। China's famine of 1958-1961 was the worst recorded famine in world history. देखिए यहाँ पे ना नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमिन। फेमिन का मतलब क्या होता है मालूम है? भूखमरी, यानी कि आदमी वहाँ पे क्या, भूख से मर रहे हैं। चाइना में 1958 से लेकर 1961 तक भूखमरी जैसा माहौल वहाँ पे था, यानी कि लोगों को ना खाने तक का भी अनाज अच्छी तरीके से नहीं मिल पा रहा था। और ये जो भूखमरी था, ये दुनिया में सबसे भयंकर भूखमरी था। ऐसा अभी तक कहीं पे भी नहीं हुआ था, कोई डाउट इसमें? और इस भूखमरी का जो रिकॉर्ड है वो हिस्ट्री में भी लिखा गया है। मतलब कि इतना बड़े लेवल पे लोग भूख से आज तक कभी भी नहीं मरे थे जितना चाइना में मर गया था 1958 से 1961 के बीच में। यानी कि लगभग 3 साल के अंदर में जो है 3 करोड़ आदमी चाइना में मारे गए थे केवल और केवल भूखमरी के कारण, यानी कि अनाज ना होने की वजह से। ठीक है, आगे उसके बाद फिर ड्यूरिंग दोज डेज इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना। लेकिन उस समय पे जब हम लोग बात करें इंडिया का, तो इंडिया का भी उतना कुछ हाल बढ़िया नहीं था। जैसा चाइना का था वैसा ही हाल हमारे इंडिया का भी था, लेकिन हाँ फिर भी उससे थोड़ा बहुत तो ठीक ही था। ठीक है, हाउएवर इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमिन ऑफ दिस काइंड चाइना हैड। लेकिन देखिए उस समय पे इंडिया और चाइना का स्थिति लगभग सेम था, लेकिन इंडिया का फिर भी थोड़ा सा ठीक था। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में भुखमरी क्यों नहीं आया? इसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, है ना? देखते हैं वो रीजन क्या है। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज। जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो विचार करने वाले लोग होते हैं, उनका यह मानना था कि चाइना में भुखमरी इसलिए आया और इंडिया में भुखमरी इसलिए नहीं आया क्योंकि दोनों जगह पे गवर्नमेंट चलाने का तरीका अलग अलग था। ठीक है, अब देखते हैं वो दोनों तरीका क्या है भाई। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड द इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड टू फूड स्कैरसिटी इन अ वे दैट द चाइनीज गवर्नमेंट डिड नॉट। आपको मालूम है भारत को आज़ादी 1947 में मिल गया था, 1947 में। और यहाँ पे बात कर रहा है कब का, 1958 का। इसका मतलब कि हम लोग पूरी तरीके से आज़ाद थे। उस समय पे हमारे इंडिया का जो गवर्नमेंट था, उन लोगों ने फूड स्कैरसिटी के बारे में पहले से सोच रखा था। फूड स्कैरसिटी का मतलब होता है कि भाई हाँ, अनाज की कमी ना होना। बात समझ में आ रही है? तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये पूरी तरीके से सोच के रख लिया था कि भाई कभी ना कभी तो हमारा देश अभी फिलहाल आज़ाद हुआ है अंग्रेज़ों से, हो सकता है कि यहाँ पे कभी भुखमरी वाला सिचुएशन आ जाए, तो क्यों ना इसके लिए पहले से तैयार रहा जाए। तो यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट पहले से सचेत था, इसीलिए इंडिया में भुखमरी नहीं आया। लेकिन चाइना के गवर्नमेंट सचेत पहले से नहीं थे, इसलिए वहाँ पे जो है बड़े लेवल पे भुखमरी देखने को मिला। ठीक है, और आज भी भारत में जो है हर एक स्टेट में बफर स्टॉक बना हुआ है। बफर स्टॉक का मतलब है एक ऐसा गोडाउन जहाँ पे कि अनाज को ठूस ठूस के रखा गया है स्टॉक के तौर पे। यदि किसी राज्य में, किसी स्टेट में कुछ ऐसा स्थिति बन जाता है तो वहाँ से अनाज को निकाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया के लगभग हर एक स्टेट में ये चीज़ है। ठीक है, लेकिन ऐसा चाइना में उस समय पे नहीं था। उसके बाद फिर और बताया गया है डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रेस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल। इसमें बताया गया है कि यदि लोगों के ज़रूरत को पूरा करना है, लोगों के ज़रूरत को यदि देखना है, तो इसके लिए डेमोक्रेसी से बढ़िया कोई और उपाय हो ही नहीं सकता, है ना? देखिए डेमोक्रेसी में ऐसा सिस्टम होता है ना कि यहाँ पे लोगों के भलाई के बारे में सोचा जाता है, लेकिन डिक्टेटरशिप में और मोनार्की में लोग अपने भलाई के बारे में सोचते हैं, है ना? यही फ़र्क है। और उस समय पे इंडिया में फ़िलहाल डेमोक्रेसी आ चुका था। और चाइना में जो आपको मालूम है, आपको इसी चैप्टर में हमने पढ़ाया है, कम्युनिस्ट पार्टी ही चलता था वहाँ पे, और वो लोग अच्छी तरीके से चाइना को रूल नहीं कर पाया, नहीं समझ पाया, इसीलिए वहाँ पे भुखमरी आया। लेकिन इंडिया में वैसा नहीं हुआ क्योंकि इंडिया के सिस्टम अच्छी तरीके से रन किए जा रहे थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद a non-democratic government may and can respond to the people's need, but it all depends on the wishes of the people who rule। देखो जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होते हैं ना, यानी कि जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है,
वहाँ पे मोनार्की हो सकता है या फिर डिक्टेटरशिप हो सकता है, वो अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है किसके मूड के ऊपर, जो रूल कर रहा है। जैसे मान लीजिए राजा रूल कर रहा है, उसका मन करेगा कि चलो भाई लोगों के बीच में अनाज बंटवा दो तो बंटवा देगा, मन करेगा कि नहीं बंटवा उसको भूखे मार दो तो भूखे मर जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता। डेमोक्रेसी में आपको लोगों के बारे में सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपका मर्जी नहीं चलता बल्कि लोगों का मर्जी चलता है। और यही कारण था चाइना में जो है भुखमरी आया, इंडिया में नहीं आया, ठीक है। आगे, सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है एक बेटर गवर्नमेंट है, यानी कि डेमोक्रेसी जो है एक बेस्ट सिस्टम है। क्यों भाई? क्योंकि ये लोगों के भलाई के बारे में सोचता है और अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे है कि कुछ भी यदि घटना घटित होगा इसके जिम्मेदार कौन होंगे? सरकार होंगे। लेकिन मोनार्की में या फिर डिक्टेटरशिप में उसका जिम्मेदार राजा उजा नहीं होता है, वो कहता है कि जो हुआ सो हुआ, तुम लोग अपना देखो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिम्मेदार होता है कौन? सरकार। इसीलिए आप देखते होंगे कि इंडिया में जो थोड़ा सा भी पेट्रोल का दाम बढ़ जाता है तो सरकार पे उंगली उठने लगता है, ये पार्टी वैसा है, वो पार्टी वैसा है, इन्होंने पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना। इसलिए तो अब आप आपसे पूछे कि डेमोक्रेसी ही बेटर क्यों है? इसलिए बेटर है क्योंकि ये अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि ये जवाबदेह है, जवाबदेही है। किसी प्रकार का घटना घटित होगा तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार जिम्मेदार होगा, गवर्नमेंट जिम्मेदार होगा। उसके बाद डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन। डेमोक्रेसी जो है कंसल्टेशन और डिस्कशन पे बेस्ड है, मतलब कि डेमोक्रेसी में आप कोई भी नियम कानून अपने मन से नहीं निकाल सकते हैं। इसमें आपको बहुत प्रकार के लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, डिस्कस करना पड़ता है, तब जाके कोई नियम कानून पास होता है ना। क्या ये चीज़ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में संभव है? नहीं, वहाँ पे तो राजा चाहेगा कि हाँ ये नियम निकाल दो तो निकल जाएगा तुरंत। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रिटिसाइज करने वाले भी बहुत सारे लीडर होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ बिल्कुल, अपोजिशन पार्टी होते हैं, वो कोई नियम कानून आगे नहीं बढ़ने देते हैं, है ना। आगे उसके बाद अ डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व्स मैनी पर्सन्स, डिस्कशंस एंड मीटिंग्स। सही बात है। जब भी कोई एक डिसीजन लिया जाता है डेमोक्रेटिक कंट्री में तो उसमें बहुत सारे लोग आके अपना राय विचार देते हैं, है ना, अपना सहमति देते हैं, बहुत बड़े लेवल पर डिस्कशन किया जाता है और बहुत ही बड़े बड़े मीटिंग्स भी किए जाते हैं। लेकिन ऐसा जो है मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप में नहीं होता है, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो इन्हीं कुछ कारणों के वजह से जो है डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कोई डाउट नहीं। आगे बढ़ते हैं, फिर और कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। दिस टेक्स टाइम बट देयर इज अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इंपॉर्टेंट डिसीजन। डेमोक्रेसी में ना कोई भी नियम कानून निकालने में ऑब्वियस सी बात है टाइम लगता है, टाइम लगता है, लेकिन जब वो नियम कानून बन के सामने आता है ना तो वो सबसे बेस्ट भी होता है। तो बताइए, समय लग गया लेकिन समय का कीमत भी तो मिला, है ना, तो वो एक बेहतर तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोनार्की में या फिर डिक्टेटरशिप में क्या होता है मालूम है? उसमें नियम कम टाइम में पास हो जाता है लेकिन वो भलाई वाला नहीं होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ये है कि भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन निकाल के बेस्ट चीज़ देना है पब्लिक को, ठीक है। उसके बाद 10 डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या करता है भाई? डेमोक्रेसी जो है डिसीजन मेकिंग के क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। यानी कि कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो आप अपने से नहीं ले सकते हैं, उसके लिए आपको मीटिंग करना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार के लोगों का सहमति लेना पड़ेगा, तब जाके वो कोई नियम कानून पास हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेज, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैव डिफरेंट कास्ट। और डेमोक्रेसी में आप ये देखेंगे हमेशा कि डेमोक्रेसी में जो है ना अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग प्रकार के रिलीजन फॉलो करते हैं वो। और ये चीज़ संभव हो सकता है केवल एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही, लेकिन ये चीज़ मोनार्की या फिर डिक्टेटरशिप में नहीं हो सकता। वहाँ पे तो फोर्स आपको कर दिया जाएगा कि सारे लोग एक ही रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, है ना। लेकिन क्या डेमोक्रेसी में ऐसा है? नहीं। जैसे आपको मालूम है कि इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, लेकिन क्या कोई भी किसी को फोर्स कर सकता है कि तुम इस रिलीजन में शामिल हो जाओ? नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट इन इंडिया, यानी कि इंडिया में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करता है, इसीलिए। उसके बाद द प्रेफरेंस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश विद दोज ऑफ अदर ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स में नॉट बी एबल टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग इन सच अ वे, सो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब देखिए, एक ही जगह पर
अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं, अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, अलग कपड़े पहन रहे हैं, अलग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग फेस्टिवल मना रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है लोगों के बीच में झगड़ा तो होना ही है। लेकिन इस झगड़े को समेटने का भी जो काम करता है वो डेमोक्रेसी ही करता है। जैसे आपको मालूम है कि यदि मान लीजिए किसी प्रकार से हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गया है ना, तो उसको शांत करने का भी काम किसका है? डेमोक्रेसी का ही है, यानी कि गवर्नमेंट का ही है। और उस गवर्नमेंट जो है किसी एक के पक्ष में डिसीजन नहीं लेती है, बल्कि दोनों के पक्ष में डिसीजन लेती है। और ये चीज़ केवल और केवल एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो सकता है। ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी जो है पॉलिटिकल इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। मतलब कि यदि डेमोक्रेसी आपके यहाँ पे ये है तो सबको बराबर अधिकार मिलेगा, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर कोई यहाँ पे इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैज़ द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। डेमोक्रेसी में जो कम पढ़ा लिखा है उसका भी उतना ही मान सम्मान किया जाएगा जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा है। ठीक है, हाँ भले ही उसके पास धन संपत्ति पैसा कौड़ी में हो सकते हैं आगे पीछे, लेकिन यदि रेस्पेक्ट की बात करें तो सबका अपना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, कोई उसको ठेस नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, उसके बाद सो डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, यानी कि डेमोक्रेसी जो है हर एक आदमी के डिग्निटी को भी ख्याल में रखता है। मतलब कि डिग्निटी का मतलब यहाँ पे है उनका खुद का सेल्फ रेस्पेक्ट, कोई डाउट नहीं। जैसे हाँ आत्मसम्मान। जैसे मान लीजिए कि हमको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आदमी हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो भाई हम जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है फिर वो जेल भी आगे चल जाए। उसके बाद इन अ डेमोक्रेसी मिस्टेक कैन नॉट बी हिडन फॉर लॉन्ग टाइम। डेमोक्रेसी में यदि कोई मिस्टेक होता है या फिर कोई डिसीजन गलत निकल जाता है तो वो ज़्यादा दिन तक छिपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो लोगों के सामने तुरंत आ जाता है। जैसे आपको मालूम है यदि आज कोई लॉ पार्लियामेंट हाउस से पास हुआ तो वो तुरंत टीवी पे चल जाता है ना। और यदि वो गलत हुआ तो क्या लोगों से वो छिप पाएगा? नहीं, तुरंत लोग सवाल उठाना शुरू कर देंगे, तुरंत धरना प्रदर्शन हो जाएगा, है ना। लेकिन मोनार्की और डिक्टेटरशिप में तो यही चीज़ है, कोई भी यदि नियम कानून गलत निकल गया तो वो वही लागू हो जाएगा, उसमें तुम सवाल जवाब नहीं कर सकते, है ना। ये चीज़ होता है डिक्टेटरशिप और मोनार्की में, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। उसके बाद देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स। और यदि मान लीजिए डेमोक्रेसी में कोई नियम कानून गलती हो गया, उस गलत से वो निकल गया, है ना, गलती से वो लागू हो गया मान लीजिए, तो उसको सुधारने के लिए भी हमारे डेमोक्रेसी में एक हाउस बना हुआ है, सॉरी 2 हाउस बना हुआ है, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, है ना। वहाँ पे आप इस मिस्टेक को सुधार सकते हैं, यानी कि नियम कानून को आप उसमें बदलाव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, फिर उसको लोगों के सामने लेके आइए, तब जाके वो अच्छा साबित होगा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन। और किसी भी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए डेमोक्रेसी जो है एक रूम अलाउ करता है। यहाँ पे रूम का मतलब वही है लोकसभा और राज्यसभा। कोई गलती से यानी कि कोई गलत नियम कानून निकल गया तो उसको सुधारने के लिए भी हमारे पास रूम है, यानी कि हाउस है, पार्लियामेंट्री हाउस, जिसको हम लोग लोकसभा और राज्यसभा कहते हैं, जहाँ पे कि आप उस नियम कानून को सुधार सकते हैं या फिर बदल सकते हैं। ठीक है, सो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। तो डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इसलिए बढ़िया है क्योंकि ये अपने मिस्टेक्स को सुधारने का मौका देता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं। आगे फाइनली वी कैन से दैट डेमोक्रेसी इज कंसिडर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोग फाइनली लास्टली ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज कम्पेयर टू मोनार्की और डिक्टेटरशिप। ठीक है, तो अब तो इसमें कोई डाउट नहीं। तो जहाँ जहाँ हमने नोट्स में अंडरलाइन किया है ज़रा देखिए आप ध्यान से, अपने बुक में भी, आपके बुक में भी होगा, यदि बुक में नहीं है तो इसको आप यहाँ पे देखिए। जहाँ जहाँ पे हमने अंडरलाइन किया है वो जो है ना डेमोक्रेसी का एडवांटेज है, मेरिट है। ठीक है, एक यहाँ पे था, एक हमारा यहाँ पे था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था और लास्ट में हमारा एक यहाँ पे था। तो ये पांचों का पांचों जो है डेमोक्रेसी का एडवांटेज है या फिर मेरिट है। ठीक है, उसके बाद है ब्रॉडर मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे लेकिन अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वाले क्लास में।